नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले। ग्रीनलैंड के मामले पर अब जर्मनी ने अपनी सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया है। जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाएगा। तो क्या हिटलर वाला युग यूरोप में वापस आ रहा है? वो हिटलर जिसने तबाही की ऐसी इबारत लिखी जो विश्व युद्ध में तब्दील हो गई। वो हिटलर जिसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को उस वक्त 50 के दशक में झुकने को मजबूर कर दिया। वो हिटलर जिसकी आर्मी से बड़े बड़े देश कांपा करते थे, और उसी का देश जर्मनी अब फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर, यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी ग्रीनलैंड की आग दुनिया को टकराव की दरिया में धकेल रही है। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी दखल के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ज्यादा खतरनाक होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा डालकर उस पर अमेरिकी झंडा भी गाड़ दिया है, और दावेदारी और दादागिरी दोनों पेश कर दिए। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड की धरती पर उतरने लग गए। सवाल यह नहीं कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल यह कि क्या पूरी दुनिया ट्रंप की दादागिरी को खामोशी से देखती रहेगी। और आज को ट्रंप की दादागिरी की कीमत ग्रीनलैंड चुका रहा है। कल को डोनाल्ड ट्रंप बोलें कि ईरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, तो क्या ईरान पर अमेरिकी कब्जा होगा? उसके बाद मिडिल ईस्ट की बारी, कनाडा की बारी, मैक्सिको की बारी। आखिरकार यह सिलसिला कहां थमेगा? इसलिए यूरोप ने अपने आप को पावरफुल बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है। और यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई रणनीति भी नहीं है, यह खुलेआम ताकत का प्रदर्शन है, गुंडागर्दी है। उधर डेनमार्क भी अलर्ट पर है, सेना को तैयार किया जा रहा है। नेटो देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हड़प नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आई है। क्या ट्रंप दुनिया के कानून से खुद को ऊपर समझते हैं? और क्या दुनिया इस दादागिरी को रोकने के लिए खड़ी होगी? और जर्मनी में हिटलर युग की वापसी का मतलब क्या है? क्या जर्मनी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी करेगा? आज की चर्चा इसी बड़ी खबर पर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यूरोप की तैयारी क्या चल रही है और सबसे लेटेस्ट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या डाला गया है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बहस अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान, डोनाल्ड ट्रंप की टेररिज्म से परेशान दुनिया को अब एक नया नेतृत्व चाहिए। और इस वक्त यकीन मानिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज इंडिया बोल रहा है कि अब एक नए और उभरते नेतृत्व की आवश्यकता पूरी दुनिया को है, एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता, जो युवा नेतृत्व सिर्फ भारत दे सकता है। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब से रिजीम में आए, उन्होंने शांति नहीं, सिर्फ टकराव की स्क्रिप्ट लिखी है। चाहे वेनेजुएला देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ग्रीनलैंड देख लीजिए। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल दुनिया की संप्रभुता का है, अलग अलग देशों की सोवरेनिटी का है, और इसकी इज्जत और कद्र का है। कूटनीति की मौत का और ताकत की गुंडागर्दी का फैसला कौन करेगा? इतना ही नहीं, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक फोटो ट्वीट कर दिए। इस फोटो को पहले आप देखिए, इसे ट्रूथ सोशल मीडिया पर डाला गया है। अब जरा मैं इसको बिग स्क्रीन पर लेकर आपको समझाता हूं कि इस कहानी का मतलब क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वीर को आप देखिए। ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिशमेंट 2026 साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की तस्वीर भी लगाई गई है। तो क्या दुनिया पर इस तरह से कब्जा करेगा अमेरिका? जो हां बोलेगा उसके लिए स्वागत है, जो ना बोलेगा उसके ऊपर जबरन कब्जा होगा।
ट्रंप ने ये फोटो ट्रुथ सोशल मीडिया पर साझा की है। इसमें साफ तौर पर तीनों लीडर्स दिख रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक तख्ती लगाई गई जिसमें ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी लिखा गया, एस्टैब्लिशमेंट 2026 लिखा गया है। पूरी दुनिया इस तस्वीर की आलोचना कर रही है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की फोटो भी है। ग्रीनलैंड पर लगा यह बोर्ड सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है, दुनिया के लिए चेतावनी है। अमेरिका पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी इस फोटो में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या आप देशों की सीमाएं सोशल मीडिया के पोस्ट से तय होंगी, या अमेरिका की मर्जी से तय होंगी, या ट्रंप की मर्जी से तय होंगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब ट्रंप की टाइमलाइन पर चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से दुनिया चलेगी? इस पोस्ट से साफ है ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का ये कोई फैसला नहीं है, ये पागलपन है। पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर मैक्सिको, फिर ईरान, फिर कनाडा, उसके बाद कोई और देश। कभी इसके लिए टैरिफ की धमकी, कभी ट्रेड की धमकी, कभी सैन्य ताकत की धमकी। आखिर अमेरिका किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है? आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया जंग की तैयारी कर रही है, और यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। आज चीन भी जंग की तैयारी में लगा है, आज पूरा यूरोप जंग की तैयारी में लगा है। यह कैसी राजनीति है? यह कैसी अमेरिका की विदेश नीति है? मतलब या तो झुको, या तो झुका दिए जाओगे, या कुचल दिए जाओगे। पूरा यूरोप इसका विरोध कर रहा है। ग्रीनलैंड कह रहा है हमें अमेरिकी दखल नहीं चाहिए, डेनमार्क ने भी कहा है, लेकिन ट्रंप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। जितना विरोध बढ़ रहा है उतना ही ट्रंप के इरादे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर लगातार अमेरिका की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। सैन्य विमान तैनात करने की तैयारी में अमेरिका। जल्दी पैसिफिक स्पेस बेस पर विमान पहुंचा दिए जाएंगे। मकसद यह है उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करना। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क के बीच रक्षा सहयोग का यह हिस्सा भी माना जाता है नॉर्मैंड। धमकियों के बाद टैरिफ का दबाव और यह दावा कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में उतर चुके हैं, यह रणनीति नहीं है, यह दुनिया को एक मैसेज है, यह एक तैयारी है। और सवाल सीधा है कि किसके खिलाफ अमेरिका खड़ा है। जब डेनमार्क ऑलरेडी नेटो के हिस्से में है या नेटो की टेरिटरी में है, तो फिर आखिरकार ग्रीनलैंड में घुसने का मतलब क्या है? और डेनमार्क ने भी नरमी छोड़ दी है, यूरोप ने भी नरमी छोड़ दी है। डेनमार्क ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। पूरा यूरोप अपने अपने देशों की सेना ग्रीनलैंड भेज रहा है। यानी जरा सी चूक हुई तो यहां कुछ भी हो सकता है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सैन्य उपकरणों को लेकर कई विमान ग्रीनलैंड पहुंच गए। पहले से वहां 200 से ज्यादा सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राजधानी नूक और कई इलाकों में सेनाएं भेजी गई। ट्रंप से ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क के सैनिक के अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लीज पेट्रोल को भी वहां भेजा गया है, जो आर्कटिक के इलाकों में गश्त करेंगे और बताएंगे वहां चल क्या रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। हालांकि ये संख्या छोटी है, लेकिन ये मैसेजिंग के लिए काफी है। अगर एक सैनिक भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और वो यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। या तो यूरोप सरेंडर कर देता या फिर मोर्चा नहीं खोलता। अगर यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है तो समझ लीजिए कि चीजें ठीक नहीं है। ट्रंप की सनक के आगे दुनिया अब सरेंडर करने को मजबूर नहीं, खासकर यूरोप सरेंडर नहीं करना चाहता। अभी तो यूरोप रूस से डरा हुआ था कि वो यूक्रेन को कब्जाना चाहते हैं। कल को पोलैंड की बारी आएगी, लिथुआनिया की बारी आएगी। लेकिन अब यूरोप अमेरिका से भी डर रहा। आज ग्रीनलैंड की बारी है, कल को डेनमार्क पर दावा कर दें अमेरिकी राष्ट्रपति, फिर क्या होगा? क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ा हुआ और डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए पश्चिमी देशों के लिए इलाका अहम है जो नेटो चार्टर के अंतर्गत कवर है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड 2920 किलोमीटर है।
वह अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 5043 किलोमीटर है। नक्शा आप देख लीजिए कैसे ये अमेरिका के बगल का टेरिटरी हो गया। जरा फुल स्क्रीन देखते हैं इसको वॉल पर। अमेरिका कह रहा है कि ये मेरे लिए इंटीग्रल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का पड़ोसी कैसे हो गया ग्रीनलैंड? कोई मैप देख के मुझे बता दे, अमेरिका ये मैप देख के मुझे बता दे। ग्रीनलैंड यहां पर, डेनमार्क यहां पर, ग्रीनलैंड यहां पर। अगर कनाडा कहता है कि हमारा ये पड़ोसी है और हमें ये स्टेट चाहिए, फिर भी ये बात समझ आती है। आप देखिए कि नक्शे पर कहां ठहरता है अमेरिका। 5043 किलोमीटर आखिरी बॉर्डर अलास्का जो है वहां से ग्रीनलैंड की दूरी है। चूंकि वो इलाका बहुत बड़ा है और वो आर्कटिक क्षेत्र में है, इसलिए चाहिए। वहां तेल गैस है, इसलिए चाहिए। मतलब इस पर डेनमार्क दावा छोड़ दे, कनाडा तो आज तक कुछ कहता ही नहीं। कनाडा तो बिल्कुल बगल का स्टेट नजर आता है, 1000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी होगी। इतनी दूरी के बावजूद वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद पर अड़े हुए हैं और इसलिए युद्ध के आसार तेज हो चुके हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में डर है, आर्थिक मंदी आ सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि आज की दुनिया युद्ध के लिए नहीं बनी। इतिहास गवाह है, जब जब ताकतवर नेताओं ने खुद को कानून से ऊपर समझा, चाहे वो इटली के मुसोलिनी रहा हो, चाहे वो जर्मनी का हिटलर रहा हो, इन सब के सनक की कीमत दुनिया ने खून से चुकाई है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए नाटो मिशन का अनुरोध कर दिया है। डेनिश रक्षा मंत्री ट्रूल्स लुंड पॉलसन ने बैठक की है। नेटो गठबंधन के प्रमुख मार्क रूटे के साथ बैठक हुई है। बैठक में नेटो मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो को खत्म कर सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों से डेनमार्क में गुस्सा है। यूरोप के नेता अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को आक्रामकता से बचना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताता है, कहता है पूरी दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मानवाधिकारों की बात करता है, तो फिर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड की मर्जी कहां गई? कहां गई संप्रभुता की रक्षा? कहां गया लोकतंत्र की रक्षा की बात करना? संयुक्त राष्ट्र के नियम कहां चले गए? दुनिया की कूटनीति कहां चली गई? ये सारे नियम कमजोर देशों के लिए हैं, डरने वाले देशों के लिए, छोटे देशों के लिए हैं, जिनकी आर्मी छोटी है। वेनेजुएला के लिए, कनाडा के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, डेनमार्क के लिए, पोलैंड के लिए, लिथुआनिया के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की वजह से कभी उन्होंने अपनी स्वायत्त सेना नहीं बनाई या उतना मजबूत नहीं किया, क्योंकि नेटो में कवर थे। लेकिन जब नेटो बन रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, तब शायद यूरोप के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ही एक दिन उनके खिलाफ बगावत करेगा और नेटो को चैलेंज कर देगा। तब क्या होगा? अगर प्लान बी तभी बना लिया गया होता तो शायद ये दिन आज नहीं आता। अमेरिका दुनिया को अपना जागीर नहीं समझता, ग्रीनलैंड को लेकर कोई रियल एस्टेट डील नहीं समझता। अमेरिका की दादागिरी की कीमत सिर्फ एक देश नहीं चुकाएगा, इसके लिए पूरी मानवता कीमत चुकाएगी, क्योंकि हर देश वहां पर अपने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है वहां के हालात को भांपने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया ट्रंप की दादागिरी के आगे झुकेगी या अब अमेरिकी ताकत को कूटनीति की लगाम पहनाई जाएगी? क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो इतिहास गवाह एक आम आदमी की जिद में पूरी दुनिया को युद्ध की आग में जलाया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मामलों के और भू राजनीतिक मामलों की जानकार है। और मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये है ईयू की भाषा, यूरोपीय यूनियन की भाषा। भारत के इकोनॉमी की तारीफ, डायनेमिक इकोनॉमी, वेरी पावरफुल इकोनॉमी, 1.4 बिलियन पीपल्स मार्केट। आज अमेरिका को समझ आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लूज क्या किया है। खैर,
चलते हैं वापस डिबेट पर। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये हमने आपको एक बड़ी खबर बताई जो कि एक अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज भी है। लेकिन वापस चलते हैं ग्रीनलैंड के मैदान पर। कर्नल शिवदान सिंह से जानना चाहेंगे पहला सवाल, और उसके बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। यूके देवनाथ जी से पहला सवाल ले लेते हैं, उसके बाद शिवदान सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, क्या लड़ाई की तस्वीर बन रही है ग्रीनलैंड के अंदर, या सर भी धमकी चमकी है बस? विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के ऊपर यानी यूरोप के ऊपर ही समझ लें बहुत दबाव डाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए। अच्छी बात यह है कि आज से 3 दिन तक पहले तक वो ऐसे कह रहे थे कि वो जोर जबरदस्ती फौज भेजकर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन शायद उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने उनको समझा दिया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो अब पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसके पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, अमेरिका ने अलास्का को भी रशिया से खरीद लिया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे? इसके लिए सबसे पहले डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उनको एग्री करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती में ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क को एग्री कराना पड़ेगा। डेनमार्क की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होगा, उनका पार्लियामेंट प्रस्ताव पास करेगा कि ठीक है डेनमार्क बेच सकता है ग्रीनलैंड को अमेरिका को। तो ये एक रास्ता है। अभी जो आज है, फोटो का क्या करें सर? ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो जो ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। हाँ विवेक, देखो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, रियल स्टेट डीलर हैं, होटल खरीदते हैं, होटल बेचते हैं, सर ये फोटो जो उन्होंने फेविकॉल से चिपका दिया है अपने सीने से सोशल मीडिया पर, एक बड़ा मशहूर गाना भी है, फोटो को फेविकॉल से चिपका के घूम रहे हैं जो आजकल, ये क्या करेंगे इसका मतलब क्या? ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया एस्टेब्लिशमेंट 2026 ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी। विवेक, ऐसा करके वह ग्रीनलैंड पर अपना जो दबदबा है उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि वह चाहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से डेनमार्क को समझाया जाए कि डेनमार्क अब ग्रीनलैंड गया, यूरोप अब तुम डेनमार्क को सपोर्ट करना बंद करो। यूरोप के जो देश हैं वो भी जानते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सकता है, चाहे प्यार मोहब्बत से या साम दाम दंड भेद से। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे करते हैं कि पहले वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं जिससे कि विरोधी पक्ष का खेमा कमजोर हो जाए, उसकी इज्जत कम हो जाए, साख कम हो जाए, उसका मनोबल थोड़ा टूट जाए, उसकी जमीन पर पकड़ कम हो जाए। जी विवेक। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये ठीक आसार नजर नहीं आ रहे। ईयू ने कह दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स करेंगे वो इंडिया के साथ, यानी पोस्चरिंग शुरू हो गई है। जर्मनी ने कह दिया है सबसे बड़ी सेना बनाएंगे यूरोप में। एक तरह से वो हिटलर वाला जो जिन है वो निकल गया है। एक तो इधर हिटलर पहले बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, अभी कनेक्ट कर दूं, पता नहीं वो सोशल मीडिया पर फिर क्या करे ट्रंप वापस। ट्रंप मुझे कभी अमेरिका का वीजा दे ना दे, लेकिन ये हिटलर वर्सेस हिटलर वाला मामला ना हो जाए कहीं। जर्मनी में भी वो सोच निकल कर आने लग गई है कि अब हमें सबसे पावरफुल आर्मी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब से अमेरिका ने इस तरह बिहेव करना शुरू किया है, हाँ, तो विश्व के सारे देशों ने अल्टरनेट तलाशने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह भी आपने ईयू के अध्यक्ष की जो स्टेटमेंट सुनवाया है जी, उसने भारत को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, और ये बोला है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हम भारत का साइन करने वाले हैं। हाँ। तो इसलिए अमेरिका जो है अपना जो वर्ल्ड की सुपर पावर का जो स्टेटस है उसे खोता जा रहा है। और एक और डाउट मुझे हो रहा है कि लीग ऑफ नेशन जो खत्म हुई थी, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, हाँ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी। बिल्कुल। तो लीग ऑफ नेशन का खत्म होने का कारण यह था कि जापान ने अपने पड़ोसी देश पर हमला कर दिया था, उसी प्रकार से इटली ने किया था। इस तरह के जो हालात बने थे उनसे लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी। अभी यही हाल यूएनओ का हो रहा है। यूएनओ का कोई स्टेटस अभी सब नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका हरकतें कर रहा है, वेनेजुला में जिस प्रकार उसके राष्ट्रपति उसकी वाइफ को किडनैप करके लाया गया है, और जिस प्रकार से अभी ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी चल रही है, इससे मुझे लग रहा है कि यूएनओ का एग्जिस्टेंस खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि यदि यूएनओ एक पावरफुल बॉडी होती तो अब तक यूएनओ में
इमरजेंसी सेशन बुलाए जाने चाहिए थे और इस प्रकार से उसमें डिस्कशन होना चाहिए था जिससे अमेरिका पर लगाम लगाया जा सके। जो अमेरिका अपने आप को क्लेम करता था कि वो दुनिया में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि जहां भी प्रजातंत्र खतरे में आएगा वहां अमेरिका इंटरवेंशन करेगा, मगर अब तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा हनन प्रजातंत्र का कोई देश कर रहा है तो अमेरिका ही कर रहा है, क्योंकि जहां पर भी ये इंटरवेंशन करता है अमेरिका वो ऐसी फोर्सेस के साथ करता है कि जो लीगली नहीं है करेक्ट। आपने देखा होगा कि ईरान पर हमला करने के लिए उसने फौरन पाकिस्तान के उसके आर्मी चीफ को बुला करके लंच कराया, तो वो हर मौके पर हर तरह से अपना काम बनाना चाहता है। और जिस तरह से ये सब अमेरिका ने किया है, इससे क्या नेटो का जो फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, नेटो डिजेनरेट हो जाएगा और इस तरह से यूएनओ को भी लोग डिसरिगार्ड शुरू कर देंगे और फाइनली यूएनओ। एंटोनियो गुटेरेस ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कर्नल साहब। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएनएससी में भारत का होना बहुत जरूरी है और मुझे लग रहा है दुनिया में सबसे यंग और पावरफुल नेतृत्व आज की टाइम पे कोई दे सकता है तो वो इंडिया दे सकता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है और उसकी जो एवरेज एज है और हमारा जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी साइज है, हम लीड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है उसमें वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है तो उसमें देखना होगा। मैं सुरेंद्र जी का रुख करता हूं, सुरेंद्र जी से रिएक्शन, उसके बाद संदीप जी और मल्लिका आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी। नहीं, मेरा तो ये असेसमेंट है कि कोई अभी युद्ध के आसार ग्रीनलैंड को लेके होंगे नहीं। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, वो माइंड गेम खेलते हैं, कैरेट एंड स्टिक, बुलिंग एंड ब्लफ। उसमें जैसे रिएक्शंस मिले उसके हिसाब से कभी आगे कभी पीछे, और इस तरह से करके वो अपना वे करते रहते हैं कि कौन सा एक्शन मेरा ठीक रहेगा, क्या ठीक रहेगा। अब उन्होंने आज क्लियर कह दिया है कि देयर इज नो गोइंग बैक ऑन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो उनको लेना ही है, किसी भी हालत में लेना है। अब हमको ये भी देखना होगा कि जो ग्रीनलैंड है वो कोई कंट्री तो है नहीं, आप ये भी समझिए ना। ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी है। पहले भी डेनमार्क ने कैरेबियन सी में बहुत सारे आइलैंड इनको बेचे हैं, जैसे अभी बता रहे थे ग्रुप कैप्टन के अलास्का को बेचा है, लुइजियाना उन्होंने खरीदा है। तो यहाँ पर जो बात, और फिर ऑलरेडी अमेरिका 1951 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस 51 की ट्रीटी में उनका ऑलरेडी पिटफिक वहां पे बेस है आर्मी उनकी फोर्सेस का, बिल्कुल। तो वो तो वहां कभी भी जहाज लेके जा सकता है, उसको कौन रोकेगा? वो तो ट्रीटी के अंडर में ही वो कहेगा ठीक है मैं यहीं पे एक्सपेंड कर रहा हूं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि बेसिकली ट्रंप की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो किस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट हो नहीं ना चाहते। वो कभी ब्लफ खेलेंगे, कभी बुली करेंगे, कभी खरीदेंगे, कभी युद्ध की बात करेंगे। और जैसे अभी आज आपने देखा उन्होंने नक्शे लगा दिए, उन्होंने एआई पिक्चर रिलीज कर दी जो पुरानी मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में, जो ये यूरोपियन देश के नेशंस के जो 8 लोग हैं जिनके पे ट्रंप अब टैरिफ की बात कर रहा है, और उनके पीछे वो झंडा चेंज कर दिया, उसमें कनाडा भी दिखा दिया, वेनेजुएला भी दिखा दिया, और उन्होंने ग्रीनलैंड भी दिखा दिया उसमें अमेरिका का हिस्सा बना करके। अभी उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के मैक्रोन से जो बात हुई वो उन्होंने ओपन कर दी, उसको उन्होंने, तो यूरोपियन यूनियन के उससे हुआ तो उसको उन्होंने ओपन कर दिया। तो वो क्या है, वो उनकी पॉलिटिक्स की स्टाइल है। अब उसको आप साइकोलॉजिकल कह लो, माइंड गेम खेलो, कैरेटिस्टिक कह लो, ब्लफिंग कह लो, बुलिंग कह लो, लेकिन ग्रीनलैंड से मुझे नहीं लगता है कि उसको युद्ध की जरूरत है। अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है आपने मुझे आर्मी भेज दिया है, मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ, और वो वहां पे एक्सपेंड करता रहेगा बैठा बैठा, आप क्या कर लेंगे। तो इसलिए ग्रीनलैंड, लेकिन युद्ध की जो प्रॉब्लम है ट्रंप की वजह से वो होगी ईरान को लेकर के। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में आप जाएंगे, फाइनली उसका जितने बेड़े मूव कर रहे हैं ईरान की तरफ, उसको लेकर के वो होगा। तो ट्रंप जो है ग्रीनलैंड का थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। वो देखिए, वेनेजुएला और कनाडा तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो कभी उसका हिस्सा भी नहीं रहे हैं।
लेकिन ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड तो 42 की वॉर में इनका एग्रीमेंट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि आप आ जाइए, बैठिए यहाँ पे, अपनी कार्रवाई कीजिए। अब उसको लग रहा है कि पानी वहां से पिघल रहा है, नेविगेशन शुरू हो जाएगा, आर्कटिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड से यूरोप पे, एशिया पे, चाइना पे, इधर वो उसको फॉरवर्ड बेस बनाने में सुविधा है, तो वो अपनी कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो नाटो के जो कंट्रीज हैं, आप कह रहे हैं वो लड़ेंगे, वो देखिए अभी कोई वहां पे लड़ने नहीं गया है, वो कर रहे हैं एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज तो इंडिया बांग्लादेश ने भी की है। तो वहां जो हो रही है ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है, वो कोई नाटो कंट्रीज का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है फोर्सेस का, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। वो वहां पे खाली ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो जिसमें नथिंग रॉन्ग। वो ये भी कह सकते हैं कि देखिए हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम भी ग्रीनलैंड बचाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसको अभी थोड़े दिन वॉच करना होगा कि अल्टीमेटली उस ब्लफ और ब्लाइंड गेम में अमेरिका उनको टेक ओवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं, फिर वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा, फिर वो पीछे हट जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद आगे आ जाएगा। तो यही उनकी हर चीज में पॉलिटिक्स है, किसी भी कंट्री के साथ। जो ट्रंप का है वो उनका यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और अभी आपको मालूम है 250 साल होने वाले हैं जुलाई में अमेरिका की आजादी के। हाँ, वो चाहते हैं ग्रीनलैंड मिल गया तो मैं बहुत महान लीडर हो जाऊंगा, अमेरिका का एक्सपेंड करके ग्रीनलैंड जोड़ने वाला हो जाऊंगा। तो उनको इस बात की भी मन में एक है, और वो मजे ले रहे हैं, मजे लेके लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं। आप सोचिए, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ ही बुलवा लीजिए। अब उन्होंने वो डेनमार्क के उनको चिट्ठी लिख दी कि भाई आपने मुझे दिया उनका नहीं नोबेल प्राइज, तो सुरेंद्र मेरा जी, ठेका नहीं है शांति का। वो तो मजे ले तो रहे हैं, इस तरह बिलियनियर आदमी है। की वो तो मजे ले रहे हैं, बिलियनियर आदमी है, रियल एस्टेट के आदमी है, बिजनेस ले कर रहे रहे हैं। हैं वो। उनका मजा अच्छा, बाकियों आप के लिए तो देखिए, सजा बन रहा है। ग्रीनलैंड में रात में दुनिया का 60,000 लोगों को नींद नहीं आ रही। पूरा यूरोप जो है वो नींद ना आने की समस्या से परेशान है। उनको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है, उनका मजा बाकियों के लिए सजा। इशू ये। और तो और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे ये है सुरेंद्र जी, मैं संदीप जी के मैं लौटूंगा आपके पास। जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो एक पोस्चरिंग कर रहा है, उसमें ब्लफ गेम भी हो सकता है, दादागिरी भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं जब ग्रीनलैंड ऑलरेडी नेटो में कवर है, आपका पिटुफिक एयरबेस पहले ही वहां पर मौजूद है, आपके स्पेस कमांड सेंटर वहां पर मौजूद है, तो आपको ग्रीनलैंड फिर क्यों चाहिए? और क्या चाहिए ग्रीनलैंड में? आपको 57,000 लोगों पर शासन करना है या फिर पूरी टेरिटरी यूएस के नाम करनी है? क्योंकि वो ऑलरेडी नेटो में, और नेटो में अमेरिका भी है, और वो पूरे पूरे 52 देशों का सैन्य समूह ही एक है, अलग है ही नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये तो अलग तो है ही नहीं पहले कहीं। और वो 42 में एग्रीमेंट भी हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, और जो 51 में लागू भी हुआ। विवेक जी, मैं एक बात कहूं यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होते हैं दो देशों के बीच में या संगठनों के बीच में, उसके पीछे सैकड़ों ब्यूरोक्रेट की दिन रात की मेहनत होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती, तब जाकर के एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट डेवलप होता है। जी। लेकिन कहते हैं ना, विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक छोटे से झटके से कांच की तरह टूट जाता है। और एक ट्रंप जैसा ब्लंडर करने वाला व्यक्ति सारी मेहनत जो अमेरिका जिससे निकालना चाहता है, दुनिया का विश्वास जीतना चाहता है, एक छोटी सी गलती करता है और उससे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। मैंने एक बात आपसे कही थी कि भाई भारत ने सिर्फ 10 साल 2 दशक तक चला कि भारत से करीब होना है, भारत से करीब होना है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ बैठ करके उसने बता दिया कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं। और हाँ। नाटो के प्रकरण ने नहीं, हम एक हम अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और यही बात अब यूरोप में भी है कि यूरोप भी अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकता। आने एक वाले जो समय में भी यूरोप अमेरिका को अब ट्रस्ट नहीं करेगा। एक ग्रीनलैंड का जो इश्यू हुआ है, निश्चित ही यूरोप के यूनियन और जो कहें कि अमेरिका के संबंधों में एक तरह से बहुत बड़ा डेंट मार गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक यूरोपियन यूनियन नाटो का एक, कहते हैं ना, नाटो समझ के वो समझता था कि मैं बहुत ताकतवर हूं, सारी चीजें हैं, अमेरिका हमारे साथ है, हम अमेरिका के साथ हैं, हम दोनों भाई हैं, नहीं, जुड़वा भाई अमेरिका की ताकत भी आधी हो गई ना अगर नेटो अलग हुआ तो। एग्जैक्टली। कंबाइनली अमेरिका बहुत पावरफुल था, सबसे बड़ी बहुत ताकतवर बड़ी सेना बात नेटो की आपने थी, कही जो। तो उसकी भी पावर तो आधी हो गई। 800 बिलियन में 2 पार्ट में बट गया। मैंने एक बात कही थी कि भाई देखिए, दुनिया चेंज हो रही है, इस कदम से दुनिया अब नई पॉसिबिलिटी ढूंढ रही है। भाई हम कब तक अमेरिका के साथ रहेंगे? हमें मार्केट चाहिए। हर युद्ध जो है आज की तारीख में आर्थिक फ्रंट पे लड़ा जाएगा।
यह नहीं है, ये धमकियां भले हो रही हैं, असली चीज वहां पे आर्थिक पक्ष है। और जो 25 जनवरी पे यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष आ रही हैं, यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस तरह सारी दुनिया रिलेशनशिप नई तरह से देख रहे, यूरोपीय यूनियन भी एक नए संभावनाओं को तलाश रहा है। और अमेरिका के दबाव से बाहर निकलने का उसने सही मौका तलाशा है इस चीज को, क्योंकि ग्रीनलैंड का यह मौका है जब यूरोपीय यूनियन आज अमेरिका के खिलाफ जाकर के कोई फैसला ले सकता है। नहीं तो यूरोपीय यूनियन के ऊपर, नाटो देशों के ऊपर एक तरह से कहें अमेरिका का नैतिक दबाव और मौलिक दबाव रहता था, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है तो अमेरिका करता है अपनी जीडीपी का। तो ऐसी स्थिति में यूरोप सही कहें तो अपने आप को एक आजाद महसूस कर रहे हैं हर देश। और ये आने वाले समय में आप देखिएगा जितने भी नाटो के देश हैं या यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ये एफटीए के लिए भारत के साथ या चाइना के साथ या रशिया के साथ लाइन में अभी लगेंगे। मैंने ईयू के वो जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, उनका बयान मैंने सुनवाया। उन्होंने कहा कि हम जो अभी दावोस के बाद वो 25 जनवरी को आने वाली हैं, वो कह रही हैं मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाली है भारत के साथ। ऐसी ट्रेड डील अभी तक किसी भी देश ने किसी देश के साथ नहीं की होगी, इतनी बड़ी ये डील होगी। तो क्या ये बात अमेरिका को नहीं चुभेगी? ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बुरी नहीं लगी? वो तो ईगोइस्टिक मैन है, उनके ईगो पर तो हल्का से कोई फूंक दे तो उनका ईगो चोटिल हो जाता है। मैं जल्दी से मल्लिका जी का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वापस आप लोगों के पास लौट रहा हूं। मल्लिका जी, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को तो देखना ही होगा। ठीक है, अभी अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन अमेरिका एकला चौलो रे के जिस रास्ते पर चल रहा है, वो आज की तारीख में ऐसी कोई दुनिया की कल्पना नहीं हो सकती कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया 193 देशों पर, और कभी उसका सूर्यास्त तो होता ही नहीं था। नमस्कार विवेक जी। इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो अमेरिका है और उसमें से भी डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक बिजनेस माफिया है। देखिए, जैसे स्वामी सर ने भी इसमें बोला कि वो बुली हैं, वो ब्लफ मास्टर हैं। ये सब एडजेक्टिव्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, अमेरिकन सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट आज बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं। बट इसमें एक चीज विवेक जी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी। जब आर्टिकल 6 जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ लिखा है, जैसे अमेरिका ईरान को, वेनेजुला को, इन सबको अटैक करे, तब तक अमेरिकी जनता ठीक थी। बट अभी आप अमेरिकी जनता के नॉर्मल सेंटिमेंट्स देखिए तो वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर क्यों अटैक किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो ट्रम्प जी ने मानना ही छोड़ दिया है। देखिए, वो तो हमने देख ही लिया वेनेजुला ईरान पर। बट जो यूएस लॉ है, उसके आर्टिकल 6 में साफ साफ लिखा है कि जो नेटो है वो सुपर ट्रीटी मानी जाती है, और नेटो के अंतर्गत आप किसी भी एलाय देश को अटैक नहीं कर सकते हैं। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है विवेक जी। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये अनलॉफुल हो गया है। हाँ। दूसरी बात, जैसे अगर हम अभी देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ये तो एक तो इनके ट्विटर में बयानबाजी चलती रह रही है, ये व्हाट्सएप मैसेज लीक करते रहते हैं। अभी इन्होंने जो नहीं, ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट ट्विटर यूज नहीं करते, उनकी लड़ाई हो गई थी ट्विटर से, तब से उन्होंने अपना सोशल मीडिया ट्रूथ बना लिया। ट्रूथ उसके बना बाद से लिए, वो तो उनका ईगो हट हो गया, फिर वो ट्विटर पर कभी नहीं आए। इसके बाद एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आए, काफी मनाया गया उनको। उसके बाद वो वहां पर पूरे अपने चैट सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। हाँ। उन्होंने अभी इमैनुअल मैक्रोन के साथ अपनी चैट डाली। जब इमैनुअल मैक्रोन से पूछा गया कि आप बॉर्डर पीस, जिसका उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी गाजा पीस टॉक्स में आने के लिए बोला है, मतलब इनवाइट किया है, उन्होंने वैसे ही इनवाइट किया फ्रांस को भी, फ्रांस ने आने के लिए मना कर दिया। आज फ्रेंच प्रेसिडेंट का आप पूरा स्पीच सुनिए इमैनुअल मैक्रोन का। उन्होंने बोला वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिस्टर्बिंग फेज, और अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। जैसे ही आया तो ट्रंप ने फ्रांस को भी धमकी दे दी है, 200% टैरिफ लगाएंगे हम। 500%। अभी 500% हो अभी गया है। पता है, बयान में बताता हूं क्या कहा। बयान उन्होंने दिया कि कौन है ये इमैनुअल मैक्रोन, हाँ, क्या औकात है इस आदमी की, ये शैंपेन बिल्कुल। पीने वाले लोग, अभी 500% टैरिफ लगाऊंगा, 2 मिनट में घुटनों के बल पे आए चलता हुआ आएगा ये आदमी और बोलेगा माई बाप ये क्या कर दिया, 500% का टैरिफ क्यों लगा दिया, माफ कर दो हमें। ये रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का उस बयान के बाद, जिसको कोट आप कर रही हैं। बिल्कुल विवेक जी, और ऐसे आप देखते रहिए, जैसे सर ने बोला था नॉर्वे में, नॉर्वे के पीएम को ये लिखते हैं, जबकि नॉर्वे, इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि रशिया के साथ बॉर्डर करता है नॉर्वे, तो नॉर्वे को इनको अपसेट नहीं करना चाहिए। वैसे ही इटली बोल चुका है कि हम रशिया के करीब हो जाएंगे, रशिया से हम टॉक्स करना चाहते हैं। नॉर्वे के पीएम को ये लेटर लिखते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो ग्रीनलैंड में, आप हमें, नहीं तो आपने नोबेल पुरस्कार हमें नहीं दिया है, तो हम आपसे पीस की बातें क्या करें।
अब हम पीस की बातें नहीं करेंगे, हम सीधे ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। फिर और ये जो इमेज आप बार-बार दिखा रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक टिप्पणी ये देना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले इनकी जो एडवाइज़र की वाइफ़ हैं केटी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक फ़ोटो डाली थी ग्रीनलैंड की, जिसमें यूएस का फ्लैग डाला था, जो काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो बिल्कुल। ये सोशल मीडिया में जो बयानबाज़ी नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रम्प की चलती है, बट उनके साथ के एक उनके झुंड की भी चलती है साथों-साथ। तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये सीधे अटैक कर देंगे। डेनमार्क के जबकि डिफेंस मिनिस्टर ने साफ-साफ बोला है कि हाँ, शायद हमारी आर्मी यूएस जितनी पावरफुल नहीं है, बट हम हाँ, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइट आई, उसको भी कोट कर देना चाहता हूं, उसमें मैं यूके देवनाथ सर का रिएक्शन चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप ज्यादा ना कूदे फांदे ना उछले, यूरोप को रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि डेनमार्क पर। मैं ये भी खेल अगर इसको थोड़ा डिकोड कर रहा हूं तो ऐसा लगता है कि अलास्का की मीटिंग कभी नाकाम हुई ही नहीं। अलास्का की मीटिंग तो बहुत सक्सेसफुल रही पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, कि तुम आप ग्रीनलैंड की तरफ देखो, वेनेजुएला की तरफ देखो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और हम जो है वो यूक्रेन और पोलैंड और लिथुआनिया की तरफ हमारा फोकस रहेगा, और ऑलमोस्ट हाफ यूक्रेन पर रहेगा। इसके आपने देखा होगा कि अलास्का की मीटिंग के बाद जब जब जेलेंस्की मीटिंग करने के लिए गए, तब तब उनको किस तरह से यूएस में बेइज्जत किया गया और बुरी तरीके से वहां पर उनको लताड़ लगा के भेजा गया, और यह भी कहा गया कि आपको पुतिन की शर्तों को मानकर सरेंडर कर देना चाहिए और सीज फायर कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑल टुगेदर ये एक बहुत बड़े लेवल का गेम चल रहा है, जिसमें वेनेजुएला, यूक्रेन और ग्रीनलैंड बस एक मोहरा है। देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप दो चीजों पे यकीन करते हैं। एक, यूरोप अकेला नेटो के हिसाब से रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, अमेरिका चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बहुत क्लैरिटी है कि अमेरिका जो है वो यूरोप यानी यूरोपियन पार्ट जो है नेटो का, उसका असली पिलर है। तो अगर आप इन दोनों को एक साथ पढ़ें तो ये यूरोप की मजबूरी है कि वह खुद को रूस से अकेले नहीं बचा सकते, उनको अमेरिका चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसी यूरोप के कमजोरी पर खेल रहे हैं। अभी हम अलास्का की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप क्या हमला करेंगे? जाहिर बात है नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या खरीद लेंगे? खरीदने की कोशिश करेंगे, शायद सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, अलास्का इस वक्त तो ऑलरेडी यूएस के पास है ना सर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश ये है कि ग्रीनलैंड के जो 60,000 लोग हैं उनको ही कन्विंस कर लें कि वह खुद ही अमेरिका का पार्ट बनने के लिए अपने डेनमार्क के पार्लियामेंट में अपील करें, और अपने यहाँ पर एक जनमत संग्रह करके ग्रीनलैंड के लोग अपने आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से वो अमेरिका का हिस्सा बनाए। लालच क्या दिया गया है? लालच ये दिया गया कि ग्रीनलैंड के जितने लोग हैं सबको अमेरिका में 10-10 मिलियन यानी 1 करोड़ मिलियन का प्रॉपर्टी दिया जाएगा। तो ग्रीनलैंड में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप जो थोड़ी बहुत बची है, सबको लालच दिया गया है कि आप अमेरिका के उत्तम सिटीजन बनना चाहते हो, हमारे लिए समर्थन करना सीखो। तो हम आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ग्रीनलैंड में ही कुछ अंदर के लोग खड़े होकर डेनमार्क के पार्लियामेंट में बोले कि वो अब एक जनमत प्लेबिसाइट चाहते हैं कि ग्रीनलैंड किसके साथ रहेगा, डेनमार्क के साथ रहेगा, या प्लेबिसाइट करके तय कर ले कि ग्रीनलैंड के लोग अपनी मर्जी से अमेरिका जाए। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपने जादू के बैग से एक एक नया खरगोश निकाल रहे हैं। जी, अभी खरगोश दे ये वो क्या कहते हैं उसको, लोमड़ी। खरगोश तो फिर भी बहुत क्यूट होता है, लोमड़ी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। सुरेंद्र जी से समझना चाहेंगे कि ये ऑल टुगेदर पूरा गेम क्या चल रहा है, अमेरिका, रशिया और ये वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान, ये जो छोटे छोटे देश हैं, क्या ये मिली जुली स्क्रिप्ट है या फिर दोनों की सहमति से चीजें चल रही हैं? नहीं, देखिए, कोई किसी देश से सहमति नहीं होती है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट से ही सारे देश चलते हैं। यहाँ क्या हुआ है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट चाहते थे ट्रम्प, वो हुआ नहीं, वो डिलील हो गई। हाँ, और बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी बाधा था यूरोप।
वो उनको जेलेंस्की को भड़काते रहे कि आप मत लड़िए मत लड़िए। तो इससे भी ट्रम्प थोड़े परेशान थे कि भाई मेरी कोशिश सारी बेकार हो गई, मैंने कहा था मैं वो लड़ाई रोक दूंगा। तो उन्होंने ये ग्रीनलैंड पे खुल करके वो आ गए हैं सामने। जो बात आपने कही कि भाई वो वहां के नागरिक, देखिए उनके नागरिकों को लेटेस्ट मैं बता रहा हूं देवनाथ जी कि उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना प्रधानमंत्री है ग्रीनलैंड में, उनको डेनमार्क जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने यहाँ ही रिजोल्यूशन पास कर लेंगे कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं, फिर ग्रीनलैंड कुछ भी कहता रहे, वो डेनमार्क कुछ भी कहता रहे, वो अमेरिका कहेगा नहीं नहीं लोगों ने कह दिया मैं ले जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी जो सारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है वो आपको कुछ नहीं पता वो अल्टीमेटली क्या करें, वो हर फ्रंट पे काम करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई टेस्टिंग द वाटर्स, तो वो क्या करते हैं, हर समय वाटर टेस्ट करते रहते हैं कि भाई मेरे इस सेक्शन से क्या रिएक्शन आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, इससे। अब देखिए जब दूसरे कंट्रीज कब बोलेंगे, वेनेजुएला में कौन बोला, कोई नहीं बोला। और उन्होंने अपने कानून का फायदा उठाया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग का, हमारे लोगों को नुकसान होता है, आप बंद कीजिए नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया और उनको उठा कर ले गए। कौन बोला, क्या बोला? अच्छा उसके बाद लोग कह रहे थे कि वो ट्रम्प उनको बना देंगे, जो अपोजिशन की लीडर है उसने नहीं बनाया उनको, और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी वही प्रेसिडेंट हो गई, उनसे एग्रीमेंट कर लिया। तो ये इनका, ये अल्टीमेटली इनके मन में क्या चल रहा है, क्या करेंगे, ये सब ये करते रहते हैं। तो ये उनकी एक पॉलिसी। गाजा में आप देख लीजिए, अब गाजा में बैठ गए जाकर के, सबसे कह रहे हैं मेंबर बनिए, $1-1 बिलियन की फीस दीजिए। और फिर वहां पे थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो गाजा भी अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा, वो कहेंगे मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉलोनी बना देता हूँ, सब लोग आके रहिए। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स इस समय हो रही है जी, लेकिन इस सारी जियो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए आपको हर हर एंगल से सोचिए। यूरोप आपको आज प्रॉब्लम क्या है, ये हकीकत है कि जब यूरोप ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाई, उसके धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि अब तो हम अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल हो गए, हम इतने बड़े कंट्री हो गए। तो उन्होंने अमेरिका को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया, वो हर विषय में अमेरिका से लड़ने लग गए, उनकी सारी समस्याएं अमेरिका के साथ खड़ी होने लग गई। जब वो समस्याएं खड़ी होने लग गई तो अमेरिका को लगा ये तो हमारे, ईयू ने सोचा कि हम तो नंबर 1 हो जाएंगे, अमेरिका से भी ऊपर हो जाएंगे। अच्छा इस लड़ाई उनके बस की है नहीं, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, वो क्या लड़ेंगे, उनके पास लड़ने की इतनी ताकत कहाँ है, इतना पैसा कहाँ है, सारा नाटो तो अमेरिका के खर्चे से चलता है, सारा यूएन अमेरिका के खर्चे से चलता है, तो उनकी लड़ने की कोई नहीं है हैसियत। अब वो बीच बीच में जो 5-6 कंट्रीज हैं वो अपनी उसमें ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम यहाँ लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और वो ट्रम्प, जैसे मैंने कहा ना, वो तो जो चीज पहले डिप्लोमेसी होती थी उसमें बोलते नहीं थे, बड़ी शराफत थी, वो एक हिस्सा था। अब वो शराफत वाला हिस्सा उसने खत्म कर दिया, और शराफत का हिस्सा खत्म करके और वो अपने खुलेआम जो उनको बोलना है वो बोलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे भाई कि हमारे अमेरिका से, अमेरिका कभी हमारा साथ नहीं रहा, अमेरिका से हमारे जो रिलेशनशिप है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बेस्ड है, उनका इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन हम मुसीबत में होंगे तो अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका इंडिया को मजबूत करने के लिए। कोई भी देश भारत को मजबूत इस समय नहीं करना चाहेगा। नहीं। रशिया का इंटरेस्ट इसलिए है कि हमारे और रशिया के बीच में कॉमन चीजें बहुत कम है, इसलिए हम एक दूसरे का खुल के सपोर्ट करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन लड़ने आ जाएगा ग्रीनलैंड के लिए, आप बताइए तिब्बत को, ये रक्षा विशेषज्ञ साहब सब बैठे हैं, इनको मालूम होगा हिस्ट्री, तिब्बत का क्या हुआ, कौन आया, चाइना घुस गया तिब्बत को लेके चला गया, किसने बोला? आप बताइए, कोई बोला क्या? किसी कंट्री ने आके कहा कि भाई तिब्बत एक नेशन है, उसको आप कैसे हड़प रहा है चाइना? तो आज चाइना इतनी बात बना रहा है, तो इसलिए इस समय जो कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी यही टर्मोइल शुरू होती है ना सर, कि इस परिपाटी को कौन सपोर्ट करेगा, और जो सपोर्ट करेगा क्या वो फ्यूचर में इसी रास्ते पर नहीं चलेगा? कल चाइना ताइवान में घुस के कहे वो हमारा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कह दे परमाणु मिसाइल दिखा गई कि दोनों एक ही टेरिटरी हैं, कल को पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश होने की वजह से कह दे बांग्लादेश हमारी टेरिटरी था, हम वापस उसको पूर्वी पाकिस्तान घोषित करते हैं। विवेक जी, इसीलिए टर्मोइल में है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ना, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि इस टर्मोइल से कुछ नया निकल के आएगा, भारत को भी उसमें एक अच्छी जगह मिलने की उम्मीद हो रही है। यही चर्निंग हो रहा है ना।
जो आप ये देख रहे हैं ये सारा चर्निंग है। हम लोग भी जो डिबेट कर रहे हैं, हमारा भी ग्रीनलैंड में क्या स्टेक है, लेकिन हम लोग भी ये चर्निंग कर रहे हैं कि भाई ये वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरह का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और जो एक अच्छी मतलब जो बोलते थे ना भाई जेंटलमैन वाली पॉलिटिक्स नहीं रही है, तो उसके लिए तो वर्ल्ड ऑर्डर में फिर कभी ना कभी झगड़े होंगे, युद्ध होगा। तो उस चर्निंग प्रोसेस ये चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय, और उसमें हमको एक्सपेक्टेशन है कि एक न एक दिन ये चर्निंग ठीक हो करके और फिर से नया यूएन का रिनोवेशन होके जी। या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन और बन ये के हम वर्ल्ड लोग ऑर्डर वाली आएंगे। और बात सर इंडिया आप का बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने कही है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। ईयू कह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, सब लोग कह रहे हैं। संदीप जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मल्लिका जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी। देखिए विवेक जी, मैं एक बात बोलूं कि जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं या पावरफुल व्यक्ति होता है, दोनों के पास हमेशा एक प्लान बी होता है। तो अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, आज की तारीख में यूरोपीय यूनियन ने भी अपना एक प्लान बी तैयार किया है। और वो प्लान बी हमको आपको दिख रहा है कि 25 जनवरी को दौरा हो रहा है यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष का। और यहां पर यह चीज बता रही है कि अब दुनिया जो है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ देख रही है। और एक जो हमारे सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि भारत के लिए भी उम्मीद यहां दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर हमको आपको लगता है कि कोई देश किसी का दुश्मन है, कोई किसी का दोस्त है, तो ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। सीधी सी बात है, प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी शुरू हो जाता है। अमेरिका ने हमें चाइना के खिलाफ कहा कि चाइना से दुश्मनी है, हम भारत को खड़ा करेंगे, भारत की पीठ थपथपाई। और जब भारत को लगा कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है, हमने कहा चलो भाई होके आ जाते हैं, चाइना के साथ भी मीटिंग करके आ जाते हैं। उसी तरह देखिए रसिया की जो अलास्का में मीटिंग हुई, वहां भी एक बात स्पष्ट है, कुछ तो हुआ है वहां पर। बड़े लोग की बड़ी बात होती है जो खुल के नहीं आती है। तो वहां पे कुछ ऐसी सॉलिड बात हो रखी है जिसके चलते जो है कुछ ना कुछ वर्ल्ड प्रोलॉग सर, आर्डर खुलेगा। प्रोलॉग वहीं लिखा गया है जहां तक मुझे सारी अंदेशा है, कहानी अलास्का में लिखी गई लिखी है। गई है। और उसका खुलासा जो अरे है मैं तो जान के एक चीज हैरान रह गया संदीप भाई, 2013 से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की दोस्ती है। मॉस्को में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। दोस्ती की बात करेंगे तो झूला तो हमारे चाइना के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ भी हम लोगों ने झूला है। तो नहीं, लेकिन ये 13 साल पुरानी दोस्ती आप समझ रहे हैं इसके मायने। उसके बाद लगातार मिलते रहे दोनों, सबसे बड़ी औपचारिक तौर पर भी और अनौपचारिक तौर पर भी। हमने देखा कि पुतिन और ट्रंप के बीच में भी हाल में 2-3 मुलाकात हुई तो बहुत खबरें बनी। ये मुलाकात 2013 से चली आ रही है। तो इस बात से हमें ऐसा लगता है कि कुछ छोटे देश बेवकूफ बनेंगे अगर वो होशियारी से काम नहीं लेंगे। बड़े देश बेवकूफ क्या बनेंगे, चारा बन सकते हैं। मल्लिका जी का रिएक्शन चाहूंगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या देखती हैं इसका मल्लिका जी आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर? एक तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ये तो फॉर श्योर, ये तो हो ही गया है। एक चर्निंग प्रोसेस है, ये बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं। विवेक जी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और जो पहले वेस्टर्न पावर्स की तरफ हम लोग एक देखा करते थे, एक बहुत अमेरिकन ड्रीम लोगों को एक लगती थी, एशियन लोगों को हमेशा एक अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका हमारे यहाँ के लोग जाते थे, पूरे एशियन कंट्रीज के जाते थे, चाइना के सबसे ज्यादा लोग आज की तारीख में अमेरिका जा रहे हैं। अब मुझे लगता है ये रिवर्स माइग्रेशन होगा विवेक जी। जितना मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है, अब एशियन ब्लॉक साथ मिलके उभरेंगे, ऊपर आएंगे, एकजुट दिखेंगे। जैसे हमने देखा कि अभी इंडिया और रशिया तो कर ही रहे हैं, बट इंडिया और चाइना भी अब काफी ट्रेड बढ़ा है इस बीच में, जब से हम सबकी बातचीत चालू हुई है। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर बहुत शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं हम लोग, जैसे आपने कहा भी। और इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन पहले सिर्फ टिल्टेड था अमेरिका की तरफ, अमेरिका के उसमें पला करता था। नेटो का सबसे ज्यादा डिफेंस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, सब अमेरिका उनके बड़े भाई की तरह था। बट एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है विवेक जी, हाँ, ईयू थोड़ा वीक जरूर है, थोड़ा नहीं बहुत वीक है अमेरिका के बिना। बट इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती है कि ईयू ने कंबाइन अगर कंट्रीज का देखिए तो $8 ट्रिलियन असेट्स जो है ईयू की जनता के, वो अमेरिका में इन्वेस्टेड थे। तो वो भी एक अपर एज है ईयू के पास अमेरिका के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रम्प साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जरूर खेल रहे हैं, बट ये वॉर की गलती वो नहीं करेंगे ईयू के साथ, वो इतनी बड़ी गलती नहीं ईयू करेंगे के साथ क्योंकि टकराव नहीं लेना चाहेंगे जी। बिल्कुल। तो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट तो हो रहा है, और अब एशिया नया एक उभर के आएगा पूरे उसमें। एशिया जैसे ईयू का अब एक झुकाव थोड़ा सा
इंडिया की तरफ बढ़ा है, जबकि ईयू बहुत ज्यादा इंडिया के साथ नहीं करता था, हमेशा एक झुकाव दूसरी चाइना की तरफ था उनका, हमेशा बांग्लादेश की तरफ था, पाकिस्तान की तरफ था। बट अब इंडिया उभर के आ रहा है, एशियन ब्लॉक्स उभर के आ रहे हैं, अब ईयू का टारगेट इंडिया हो चुका है। चाइना कनाडा के साथ देखिए, धड़ाधड़ डील हो रही है, बिल्कुल। इंडिया के साथ धड़ाधड़ डील हो रही है। अमेरिका किसके साथ धड़ाधड़ डील करेगा? अब अमेरिका तो टैरिफ की राजनीति कर रहा है, लेकिन लगता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है, वहां के रोजगार, वहां के इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है। जब तक अमेरिका के पास पैसा रहेगा, डॉलर बैक्ड इकोनॉमी रहेगी पूरी दुनिया की, तब तक वो सर्वाइव करेगा। लेकिन डाउनफॉल शुरू हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसे संभालना। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अमेरिका के लिए कहते हैं कि एक वक्त था जब अमेरिका के इशारे पर पूरी दुनिया चलती थी, लेकिन आज यही वक्त है जब अमेरिका के फैसलों को चुनौती दी जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी उसे क्वेश्चन किया जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।